रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डर, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। ये जो कहा गया, इसका आज के संदर्भ में कहां दिखाई दे रहा है कि वो एन फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको बताऊंगा। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 20% दुनिया भर के लिए एनर्जी सप्लाई जहां से होती है वो संकट में है, क्या होगा आगे, तो ये भी समझ लीजिए कि एक और जगह है बहुत दूर नहीं उससे, और वो भी ईरान की और ईरान के सपोर्टर्स की, ईरान के प्रॉक्सीज जो कहे जाते हैं उनके जद में है। वो जगह कौन सी है? और अगर ऐसा होता है कि वो जगह भी चपेट में आ गई तो 20 + 30 50% ऑफ एंटायर एनर्जी सप्लाई अफेक्ट होगी। वो जगह कौन है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन जरा ये देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया को फंसाकर खुद निकल लेना चाहते हैं क्या ट्रंप? ये मैं क्यों कह रहा हूं ये आज आपको बताऊंगा। ट्रंप की सांस फूली फूली दिखाई दे रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बगैर किसी प्लानिंग के उन्होंने अटैक तो कर दिया, लेकिन अब यहां चीजें उनके संभाले नहीं संभल रही हैं। और अब वो धमकी दे रहे हैं दुनिया को कि मेरे लिए तो पर्याप्त तेल है, अमेरिका के लिए पर्याप्त एनर्जी खुद अमेरिका के पास है, तुम अपनी चिंता करो। और यहां पर अब दुनिया भर से ये कह रहे हैं कि अपने अपने शिप्स को भेजो ताकि यहां से निकलने वाले ऑयल टैंकर्स को फ्री पैसेज, सेफ पैसेज दिलाया जा सके। और यहां देखिए ट्रंप की फूलती सांसों के बीच में हॉर्मुज नया अफगानिस्तान बनने वाला है क्या? क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, आज मैं आपको खबरों के जरिए बताऊंगा और उन खबरों का विश्लेषण भी होगा, जिसके लिए मेरे साथ मेहमान जुड़ने वाले। लेकिन पहले खबर देखिए, तेहरान में देर रात भीषण एयर स्ट्राइक हुई। कई इलाकों में एयर स्ट्राइक से तबाही हुई। हमले के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। तेहरान हर दिन निशाने पर होता है, हर दिन आपको खबरें बता रहा होता हूं मैं, और उसमें यह बता रहा होता हूं कि आज फिर तेहरान पर हमला हुआ। और आज का दिन भी बीते 16-17 दिनों में कुछ अलग नहीं है, वही दिखाई दे रहा है जो लगातार 28 तारीख से पिछले महीने की शुरू हुआ। तेहरान लगातार दहलाया जा रहा है। और अब जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं उनमें ये देखिए, दो जगहें तेहरान की, ये नीम अंधेरा दिखाई दे रहा है जिसके बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है कि दो जगहों से ये धुएं का गुबार ये बता रहा है कि यहां पर एयर स्ट्राइक हुई है। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं, जहां दुबई एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। और इसीलिए इस समय मिडिल ईस्ट में खास तौर से जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट पर यह दूसरा हमला हुआ है, ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। दुबई एयरपोर्ट पर ऑयल टैंकर्स में आग लग गई है। कई किलोमीटर दूर से यह आग दिखाई दे रही है। ये देखिए, बहुत दूर से कैप्चर की गई ये तस्वीर भी आपको ये बता रही है कि बड़ी आग है। आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही हैं। और ऑयल जब कभी आग पकड़ेगा तो जाहिर है फिर वो लपटें खतरनाक होंगी। और यहां इसी तरीके के ऑयल स्टोरेज वाली जगह पर हमला किया गया दुबई एयरपोर्ट के पास। तेहरान में हमले का खतरनाक वीडियो आपको एक बार फिर दिखाता हूं। तेहरान से आपको लेकर आया था मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब मिडिल ईस्ट में लेकर आया था, फिर तेहरान लेकर जा रहा हूं। तेहरान में यह हमला, उसकी तस्वीरें, कार के डैश कैम पे रिकॉर्ड हुआ यह हमला। इजरायली हवाई हमलों से उड़ता हुआ धुआं दिखाई दिया। 7 मार्च को हमले का ये वीडियो सामने आया। ये वीडियो कदरन पुराना है लेकिन अभी सामने आया है, और इसकी तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से ये इजराइल और अमेरिका का गुस्सा नादिल हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, तेल अवीव मतलब इजराइल में किस तरीके से हमला हुआ और हमले के बाद कैसे आग लगी, उसकी एक और तस्वीर। अभी तक जो मैंने अड़ी शुरुआत होने के बाद आज जो मैंने आपको दिखाया वो तेहरान में अलग अलग समय पर हुए हमलों के बारे में बताया। उधर मिडिल ईस्ट में दुबई में किस तरीके से वहां के एयरपोर्ट के करीब ही एक जगह हमला बोला गया ड्रोन से, वो मैंने आपको दिखाया। और अब तेल अवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेल अवीव में दूर से ली गई ये तस्वीरें, ये देखिए आप, यहाँ विंडो पैन्स को भी आप गिरते हुए देखेंगे। ये जैसे ही ये धमाका होता है तो आप ये भी देखेंगे कि यहाँ जो आदमी तस्वीरें बना रहा है उसके करीब यहाँ जो शीशे लगे हुए हैं वो भी चटकते हैं। और देखिए कितनी दूर यह हमला हुआ है और उसके बाद यहाँ चटकते हुए शीशे बता रहे हैं कि धमाका कितना तेज रहा होगा। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। तेल अवीव में एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक हुआ है। एयरपोर्ट के बाहरी इलाके में गिरी मिसाइल। बेन गुरियन एयरपोर्ट खास तौर से ये बहुत सुरक्षित एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है। एयर डिफेंस के मामले में इसको अभेद्य किले में तब्दील किया जाता रहा है हमेशा से इजराइल की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बेन गुरियन एयरपोर्ट के करीब ही, ये देखिए आप, एयरपोर्ट के करीब ये जो विसिनिटी में ही बाहर का इलाका है उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से हमला हुआ है। मिसाइल स्ट्राइक हुई है और उसके बाद उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि बेन गुरियन को भी दहलाने की तैयारी में लगातार ईरान लगा हुआ है। हमले के बाद से ही कई बार बेन गुरियन को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई हैं।
और तेल अवीव में सेजिल मिसाइल से हमला। सेजिल बहुत खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है ईरान की, और सेजिल मिसाइल से हमला बोला गया। हमले के बाद बड़े इलाके में आग लग गई। दूर से ही दिखाई दे रही हैं आग की लपटें। यहां देखिए जरा, सेजिल मिसाइल से हमला और उसके बाद ये पूरा इलाका कैसे आग की चपेट में है। तबाही की दास्तान यहां ये आग की लपटें दिखा रही हैं। देखिए जरा, ये सेजिल से किए गए अटैक के बाद की तस्वीरें। अट्ठाईस फरवरी को ये अटैक शुरू किया गया। मार्च अब आप देख रहे हैं आधा बीत गया है, और ये लड़ाई अभी उस जंक्शन पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिसमें अमेरिका के लिए ये सख्त पहेली बन गई है। ये बड़ी अबूझ पहेली बन गई है कि वो अब दामन छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे। उसको भी अंदाजा नहीं था कि ये इतनी मुश्किल पहेली बन जाएगी उसके लिए, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और इसीलिए अब वो क्या कह रहा है, बड़बोलापन डोनाल्ड ट्रंप का कैसा था और आज कहां पहुंचा हुआ, ये मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान इसका विश्लेषण भी करेंगे। ये बयानों का जो अप एंड डाउन और उसमें जो इन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस कही गई चीजें हैं, उनका आज के हिसाब से विश्लेषण क्या है ये हम जानेंगे। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ आज के शाम चर्चा में हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, और एम्बेसडर दीपक वोहरा भी हमारे साथ आज के शाम चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। पूर्णिमा नाथ जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी अमेरिका से। हमको इस चर्चा में वो ज्वाइन कर रही हैं। अमेरिका में किस तरीके से देखा जा रहा है, कैसे जब तमाम अलाइज जो अमेरिका के समझे जाते रहे, उन्होंने ट्रंप के मदद की अपील पर एक तरीके से ये दिखा दिया है कि वो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, और इसलिए इस मदद की अपील पर भी वो ठंडे दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों है ये भी हम समझेंगे, लेकिन पहले देखिए कि ट्रंप ने किस किस तरह के बयान दिए। उनमें से कुछ चुनिंदा बयान आपके लिए हम निकाल कर लेकर आए हैं जिसमें उनका बड़बोलापन दिखाई दे रहा है, और आज वही बड़बोलापन उनके सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर खड़ा हुआ है। सबसे पहला बयान जिसमें आप वो देख रहे हैं, हमने तो युद्ध शुरू होने के 1 घंटे के अंदर ही इसको जीत लिया था। हमने जीत लिया है, वक्त से पहले हमने इस युद्ध को जीत लिया है। उसके बाद सरेंडर कर दो वरना मौत पक्की है। तमाम तरह की बातों के बीच आगे आपको वो दिखाऊंगा जो लेटेस्ट है, और उसमें कैसे ये झलक रहा है कि आओ मदद करो। अब वहां खड़े हुए हैं जहां से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अब होने क्या वाला है। ट्रंप के लिए ये क्या वेनेजुएला के बाद ओवर कॉन्फिडेंस का ये रियलिटी टेस्ट है जिसको हम देख रहे हैं। एम्बेसडर दीपक वोहरा, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। बताइए सर, पहला प्रश्न पूछिएगा। इसमें बता देता हूं। एक तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके मेरी आवाज आ रही है? आप बिल्कुल आ रही है। क्या ये ट्रंप के लिए रियलिटी टेस्ट है सर? वेनेजुएला के बाद जो कॉन्फिडेंस का गुब्बारा फूल गया था उसमें ईरान की सुई से छेद हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ होता हूँ, बहुत मजा आता है। और फिर साथ में प्रोफेसर साहब भी हैं, जनरल साहब भी हैं, मैडम भी हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एक कहावत है सर कि जीत के कई बाप होते हैं, हार अनाथ होती है। और अब ट्रंप साहब देख रहे हैं कि अनाथ हार का कोई बाप नहीं है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। बीच में कह गया डिलूजनल उसकी एटीट्यूड है, इसको नार्सिसिस्टिक डिलूजन कहते हैं। बोल गया, लेकिन सच्चाई अलग है। मेरा नहीं ख्याल उसने सोचा था इतनी देर तक ईरान उसका मुकाबला करेगा, ना इजराइल ने सोचा था। अब जो स्थिति मैं देख रहा हूं, ये सही है कि ईरान को बहुत मार पड़ रही है, ये सही है इजराइल को बहुत मार पड़ रही है। ये नहीं है कि कौन झुकेगा, कौन रुकेगा, कौन पहले थकेगा। और मेरा अपना मानना है कि ट्रंप साहब अब परेशान है, इसलिए नहीं कि उनकी फौज को पिटाई हो रही, इसलिए कि कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। दैट इज द बिगर चैलेंज। पश्चिमी और उसके सहयोगी देशों से ट्रंप की अपील सामने आई है, अपने वॉरशिप भेजो। ट्रंप कह रहे हैं अपने वॉरशिप भेजो, होर्मुज को खोलने के लिए वॉरशिप दो, ट्रंप ने कहा। ट्रंप कह रहे हैं अपने वॉरशिप भेजो अगर होर्मुज को खोलना है। यहां पर भी वही दिखाई दे रहा है जो उन्होंने नेटो के साथ किया। नेटो को भी एक समय वो ये कहने लगे कि जिसने जो खाया अपना बिल पे करो। अब यहां पर वो ये बताने में लगे हुए हैं कि यहां से जो एनर्जी सप्लाई हो रही है उसकी ज्यादा जरूरत अमेरिका को नहीं पड़ती, तो जिनको जरूरत पड़ती है वो अपने वॉरशिप भेजो, वरना ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है। ट्रंप ये किस तरीके से इस पूरे मामले में अलग थलग पड़ गए हैं वो भी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। जरा देखिए होर्मुज पर ट्रंप की नेटो को सीधी धमकी। नेटो को धमकी दे रहे हैं, वॉरशिप नहीं भेजे तो बुरे परिणाम होंगे, नेटो का भविष्य बहुत बुरा होगा, ट्रंप ने कहा। ट्रंप हमेशा से नेटो को लेकर इसी तरीके से अपनी भ्रुकुटियां टेढ़ी कर अभी तक चलते रहे हैं दूसरे टर्म में, और यही दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से उन्होंने यहां पर भी नेटो को घसीट लिया है। एक तो इसके 2 डायमेंशंस मुझको दिखाई दे रहे हैं। आप जब नेटो को घसीटना चाह रहे हैं मतलब असल में आप इसको वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं।
इस लड़ाई को और बड़ा करना चाह रहे हैं। और दूसरे मुझे यह दिखाई दे रहा है कि वो नेटो जिसे आपने बड़ा तुच्छ समझ लिया था, अब उसी नेटो की आपको जरूरत पड़ती दिखाई दे रही कि आओ भैया, यहां पर सीधे नहीं कह रहे हैं कि आओ यार देखो हम भी नेटो के मेंबर हैं, हमारे ऊपर मुसीबत आई हुई और तुम दूर से तमाशा देख रहे हो, आओ हमको बचाओ। अगली खबर देखिए ट्रंप की, चीन को भी सीधी धमकी, चीन तक को धमका रहे हैं, चीन का दौरा आगे टालने की धमकी दे दी। चीन होर्मुज पर कुछ नहीं कर रहा है, ट्रंप ने कहा होर्मुज को खोलने में मदद नहीं कर रहा है, और ऐसा होगा तो मैं फिर चाइना का जो आगे प्रस्तावित दौरा है वो करूंगा नहीं। चाइना को बहुत फर्क पड़ता है क्या इससे? चाइना का हो सकता है कल के दिन ये स्टेटमेंट भी आ जाए कि आप आ रहे हो तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। ये जरा इसकी भी विवेचना होगी। लेकिन अगली खबर देखिए, होर्मुज में मदद की आस लगाए ट्रंप को बड़ा झटका। होर्मुज में सीमित मदद देगा ब्रिटेन, केवल 8 ब्रिटिश नौसैनिक भेजेगा। यह कहा जा रहा है कि MTXGX रे स्क्वाड्रन की छोटी सी टीम 8 लोगों की, 8 सैनिकों की भेजेगा। ऊंट के मुंह में जीरा। टीम पोर्ट माउथ से बहरीन के लिए रवाना है। ईरानी माइन से निपटने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। ट्रंप ने ब्रिटेन से जहाज भेजने की मांग की थी, तो ब्रिटेन ने एक टोकन प्रेजेंस अपनी दिखा दी है। जैसे कहा जाता है कि आप कहीं ना जा पाए तो गुलदस्ता भेज दें, वैसे ही इन्होंने गुलदस्ता भेज दिया है। अब ये गुलदस्ता जो है वो कितना भाता है ट्रंप को, ये आगे हम आपको बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया होर्मुज में युद्धपोत नहीं भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया से भी इन्होंने कहा था कि युद्धपोत भेजो। क्या कहा गया है जरा वो देखिए। ऑस्ट्रेलिया होर्मुज में युद्धपोत नहीं भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री कैथरीन किंग का बयान, जहाज भेजने की कोई बात नहीं हुई है, कैथरीन किंग ने कहा। ट्रंप ने सहयोगियों से होर्मुज में मदद मांगी है। ट्रंप की मांग है युद्धपोत तैनात करें सहयोगी। ट्रंप कह रहे हैं युद्धपोत तैनात करो, युद्धपोत तैनात करोगे तो वहां से ऑयल टैंकर सेफली निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे तो दुनिया में ऊर्जा का संकट गहराएगा। अमेरिका के पास पर्याप्त तेल है, हमको उतनी जरूरत नहीं है। अब यह दिखाने में भी लग गए हैं ट्रंप कि यह लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई तुम्हारी है जो मैं लड़ रहा हूं। लेकिन दुनिया क्या इसको सब्सक्राइब करेगी? जब आपके ऊपर कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं थी, कोई डायरेक्ट खतरा नहीं था, आपने लड़ाई छेड़ दी है और अब दुनिया को कह रहे हैं मेरी लड़ाई नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है। आगे देखिए, ट्रंप की अपील पर विचार करेगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने कहा ठीक है, हम सोचते हैं, हम विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, साउथ कोरिया ने कहा। फैसला लेने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स से बातचीत करेंगे, साउथ कोरिया ने कहा। ट्रंप ने होर्मुज में जहाज भेजने की मांग की है। अब जरा बहुत जल्दी ये देख लीजिए ट्रंप की कैसे सांस फूलती नजर आ रही है और कैसे ये नया अफगानिस्तान ट्रंप के लिए बनता दिखाई दे रहा है। ट्रंप की सांस फूली, होर्मुज नया अफगानिस्तान है क्या? सवाल यह है। यहां पर जरा देखिए, नेटो, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कौन है जिससे ट्रंप मदद नहीं मांग रहे हैं? सबसे कह रहे हैं ट्रंप मदद दे दो, यहां पर पहुंचाओ किसी को। यह क्यों करना पड़ रहा है? अमेरिका जैसी ताकत को, जो अपने बूते अपनी लड़ाई लड़ने की बात करता है, उसको यहां मदद वाले पोस्चर में क्यों आना पड़ रहा है? अब जरा ये देखिए, होर्मुज स्ट्रेट में वॉरशिप भेजने को कहा जा रहा है। वॉरशिप नहीं भेजने पर धमकाया भी जा रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन ने साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले जीत तक का दावा किया था, मैंने आपको स्टेटमेंट्स में दिखाया। ट्रंप ने कहा था ईरान के महत्वपूर्ण ठिकाने खत्म कर दिए, 100 से ज्यादा ठिकानों को हमने नेस्तो नाबूद कर दिया है। ट्रंप ने ब्रिटेन से कहा था वॉरशिप मत भेजो, हम तो वॉर वैसे ही जीत गए। अब सवाल यह है कि जीत का दावा करने वाले यूनाइटेड स्टेट्स को वॉरशिप की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ईरान से परेशान अमेरिका पर से क्या दुनिया का भरोसा उठ गया है? और सवाल यह भी कि दूसरों को आदेश देने वाला अमेरिका खुद ही अलग थलग पड़ गया है क्या? यहां दिखाई क्या दे रहा है जनरल सिवाच, ये क्या चल रहा है? और ट्रंप असल में दिखाना यह चाह रहे हैं जैसे कोई एक है कि अरे जरा एक काम करना, 100 रुपए उधार देना, लेकिन उसका जो टोनैलिटी होगी वो आदेशात्मक होगी, वो ऐसी नहीं होगी जैसे किसी से निवेदन कर रहा हो। क्या यहां वही चल रहा है? हाँ बिल्कुल। देखो दिनेश, सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं अमेरिका दलदल में फंस गया है। उसने अंडर एस्टिमेट किया था इसकी कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ ईरान की। और अगर आप स्टेट ऑफ हार्मुज को देखें, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज बंद कर देगा, और उसको खोलना ऑलमोस्ट बहुत डिफ़िकल्ट है। उसकी 3 वजह हैं। एक तो क्योंकि वो 30 किलोमीटर के करीब चौड़ा है, उसके अंदर उसने माइंस बिछा दी हैं। उसके पास जो एक बोट है जो कि अनमैन्ड है, स्पीड बोट, और तीसरा वो ड्रोन जो हैं उसके शाही ड्रोन। अब किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना युद्धपोत भेजे। उनको पता है अगर आप भेजेंगे तो वो भी वहाँ पर कैजुअल्टी होगा। और अमेरिका को डर लग रहा है। अमेरिका को 2 बातें बड़ी घबराहट है। एक तो उसका 5th नेवल फ्लीट बहरान में है, उसको क्यों नहीं डिप्लॉय करता? क्यों नहीं इब्राहिम लिंकन, जिसको बुलाया गया था इसी काम के लिए, पीछे की तरफ दौड़ रहा है, वो उसको इस्तेमाल नहीं करता? क्योंकि उनको मालूम है कि
कि यहाँ पर ईरान की इतनी ताकत और काबिलियत है कि वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा, आपकी कैजुअलिटी होंगी। और मुझे लगता पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज होगा। उन्होंने खर जो आइलैंड है उस पर हमला किया, हाँ उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया है, नेवल इंस्टॉलेशन पे, मगर उसने वार्निंग दे दी ईरान ने, अगर आप हमारी जो रीढ़ की हड्डी है जहां पर हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल, उस पर हमला करोगे, हम मिडिल ईस्ट के सभी की एनर्जी सेक्टर में आग लगा देंगे। मुझे लगता है पासा उल्टा पड़ गया है। आज की तारीख में जो अमेरिका है उसको एक वे आउट नहीं मिल रहा। वो चाहता है कि किसी तरीके से इस लड़ाई से निकले। ये जो बात आप कह रहे हैं जनरल सिवाच कि वे आउट नहीं मिल रहा है, भागने का रास्ता, ऐसा रास्ता कि भागने वाला ना कहलाए, रास्ता वो भागने का ही होगा, पल्लू छुड़ाने का, दामन छुड़ाने का ही होगा, लेकिन वो रास्ता नहीं मिल रहा है। खोजने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही है, और जब रास्ता नहीं मिल रहा है तो दूसरों को भी कहा जा रहा है आओ इस लड़ाई में शामिल हो जाओ। अब जरा अगर ऐसा है तो ये बात भी देखिए, यहां ये अमेरिका अपनी खुद की लड़ाई को दूसरों पर जब थोप रहा है, एक बात मैं ये समझना चाहता हूं संजय भारद्वाज सर कि नेटो को, ऑस्ट्रेलिया को, चाइना को, जिसको एड्रेस करके आज ये बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही हैं, किसी से पूछकर लड़ाई शुरू की थी क्या कि आप कह रहे हो कि आओ और यहां पर अपने जहाज तैनात करो? संजय भारद्वाज सर। देखिए दिनेश जी, अगर आप दुनिया को समझते हैं तो ये यथार्थवादी विश्व व्यवस्था है, और इसमें जो जिस तरफ झुकाव हो रहा है वो हो रहा है सेल्फ हेल्प सिस्टम। तो अमेरिका, ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत बेहतर जानते थे जब यूक्रेन के मामले में रशिया के साथ जो अमेरिका और ट्रंप नेगोशिएशन कर रहा था, तो ये बात पक्का था कि दोनों जेब में लड्डू अमेरिका अपने रखना चाहता था और यूरोप को कंप्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर कर रहा था। यूरोप बेहतर समझता है कि अमेरिका क्या चाहता है। वो अमेरिका एनर्जी मार्केट पे मोनोपोली चाहता है, वो पूरा अपना डॉलर को मजबूत करना चाहता है और एक आर्म्स मार्केट क्रिएट करना चाहता है, वो पूरा यूरोप जानता है। तो यहाँ पर अमेरिका पकड़ में आ गया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की जंग छेड़ी है, और जो अमेरिका फर्स्ट था वो मुझे लगता है इजराइल फर्स्ट हो गया है, और उसमें ईरान की दलदल में वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, ईरान इस बात को समझता है कि अमेरिका को ड्रैग किया था कि अब चीन के पास जाना, मान के चलिए कि चीन तो एक तरीके से एक सपोर्ट कर ही रहा था कभी से ईरान को एक बाइपोलर गल्फ सिस्टम की बात कर रहा था, ईरान को एक इस्लामिक लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने का कोशिश कर रहा था, सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में दोस्ती कराने का प्रयास कर रहा था। अब चीन को ही आप कह रहे हैं कि आप आइए और यहाँ पे हॉर्मुज का आप सिक्योरिटी दीजिए, यानी कि यहाँ तक अमेरिका और ट्रंप यहाँ तक आ चुके हैं कि वो समझ चुके हैं कि ईरान अफगानिस्तान से भी बुरा होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का लेटेस्ट बयान क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का लेटेस्ट बयान ये बताता है कि किस तरीके से दम फूलने लगा उनका। कहने लगे हमारे पास पहले से ही तेल के बड़े भंडार हैं, हमें हॉर्मुज की लड़ाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है, इस बात को समझो। सुनिए जरा। हमारे पास बहुत गैस है, हमारे पास बहुत तेल है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। ये जो अब बताने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक नए तरह का पुड़िया सरकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दुनिया इस पुड़िया को लेगी? क्या जिनकी तरफ ये पुड़िया साम दाम दंड भेद से वो सरकाना चाह रहे हैं, क्या वो पुड़िया खरीदेंगे? ये बात लेकर मैं पूर्णिमा नाथ जी बताया जा रहा है तो अमेरिका के पास बहुत तेल है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हॉर्मुज को सिक्योर करना तुम्हारा काम है। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये सिचुएशन है, आपसे पहले दिन का जो शो था उसी में भी हमने यही बताया था कि ईरान का मिसकैलकुलेशन हुआ है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई विन नहीं है, बट उनके हिसाब से, उनके मागा फैक्शन के हिसाब से वो 56 इंच वाली बात हो गई। यहाँ पे वो जो करे वही सही है। वो उनको लिटरली गॉड के साथ अलाइन करा जा रहा है। जीसस को भी अभी कब कहा साइड में रख देंगे, भगवान बना के इन्हीं को पूजा करने लगेंगे। दिस इज व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ हियर। अनफॉर्चुनेटली एक और पहलू बताऊं पूर्णिमा नाथ जी, आप इस बात को पूरा कीजिएगा जो आप कह रही हैं, लेकिन देखिए जो साथ खड़े हुए देश हैं जिनको ये माना जाता है कि ये तो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, वो क्या कह रही हैं जरा वो देखिए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप ने जो कहा वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब जर्मनी क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। हॉर्मुज में आने को लेकर जर्मनी का जवाब आ गया है। ईरान जंग से नेटो का कोई संबंध नहीं है, ये युद्ध नेटो का नहीं है, जर्मनी ने कह दिया। हॉर्मुज में आने को लेकर जर्मनी का बहुत स्पष्ट जवाब आ गया है। ग्रीस, ब्रिटेन समेत 5 देशों का इनकार। ब्रिटेन ने टोकन प्रेजेंस दिखाई है, साउथ कोरिया ने कहा है हम सोच रहे हैं, और नेटो ने कह दिया ये हमारा है ही नहीं है युद्ध, हम क्यों आए इसमें। पूर्णिमा नाथ जी बात पूरी कीजिए।
जी, ये जो बैक एंड फोर्थ बयानबाजी चल रही है उनकी, ही इज लिटरली ट्राइंग ए वे आउट, यू आर राइट, पर एट द एंड ऑफ द डे उनको नहीं मिलने वाला है। कि बार बार वो ये कह रहा था, इवन हमारे सेक्रेटरी ऑफ वॉर अनफॉर्चुनेटली ये कह रहे थे कि ये हमने शुरू नहीं किया। भाई आपने शुरू नहीं तो किया तो कौन किया था? आपने ही तो बम किया था जब वो लोग निगोशिएशन टेबल में बैठे हुए थे। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली आपके शो में एम्बेसडर साहब भी थे, तब भी जब इनिशियल शो में उन्होंने खुद कहा था हॉर्मुज वो ईरान को अनोता बंद करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा रहेगा। आप देखिए आज हम लोग 16-17 डे में आप आके पहुंच चुके हैं। पहले दिन से यही बात हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रंप साहब ने गलत किया है, मिसकैलकुलेशन किया है। पूर्णिमा जी, आप कह रहे हैं कि दीपक सर ने समझ पाए हैं। दीपक सर ने ये बात कही थी कि उस समय तक ईरान के पास कुछ बचेगा नहीं, लेकिन आज 16वां दिन गुजरने के बाद ईरान इतना ताकतवर दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से मदद मांगनी पड़ रही है। दीपक सर, आपका स्टेटमेंट कोट किया जा रहा है पूर्णिमा जी की तरफ से। पहले तो जनरल साहब वहां हैं, मैं भी टोपी पहन के जरा उनको सलाम करता हूं। तो ये जो बात हो रही थी उस समय की, सब ये सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, और जिस तरह इवॉल्व होती है, जैसा आप भी करते हैं, मैडम भी करते हैं, प्रोफेसर साहब भी, जनरल साहब भी, हम लोग देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। ये मेरा अभी भी ये मेरा विश्वास है कि ईरान का असला बहुत हद तक खत्म हो चुका है। उसके पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, ना रूस से उसके पास आ रहा है, ना चीन से आ रहा है। जितनी देर वो कर सकता है वो करता जाएगा। हैरानगी की बात है कितने सारे उसने इकट्ठे कर लिए थे, कितने सालों से वो बना रहा था। तो मार तो पड़ेगी, मार तो वो खा रहा है, थक जाएगा, चला जाएगा। और जहां तक खमैनी का सवाल है, वो सर कोमा में है या मर गया। फाइनली एक चीज आपको और बता देता हूँ, आप भी इसकी पुष्टि कर लीजिएगा। जो जहाज जो ईरान का एयरफोर्स 1 जो है ना, जिसमें वो घुमा करते थे अली खमैनी, तो इसराइलियों ने उसको भी उड़ा दिया आज। वो जमीन पे था मशहद एयरबेस पे, तो उसको भी उड़ा दिया। इसका मतलब वो अभी पीछे हटने वाले नहीं है। जो भी सिंबल्स हैं अथॉरिटी के ईरान में, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ईरान पीछे हटेगा? पहले मैंने कहा था बिल्कुल मार खाएगा, मार तो अभी भी खा रहा है। पीछे हटेगा नहीं, ये पूर्णिमा जी बताएंगे कब हटेगा। लेकिन ये कितनी बड़ी एक तरीके से जीत है सर, ये एक तरीके से जीत है कि आप अमेरिका जैसी महाशक्ति को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो दुनिया भर से ये कहे कि आओ मेरी लड़ाई लड़ो। एक्चुअली ये मेरी लड़ाई नहीं है, तुम्हारी भी लड़ाई है। क्या ये एक तरीके से ईरान की बड़ी जीत नहीं है? ट्रंप को ये बड़ी उम्मीद है कि सहयोगी आएंगे, ट्रंप को है आस, लेकिन सहयोगियों ने किया है निराश। अगर ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप, तो यही दिखाई देगा कि सहयोगी उनको निराश कर रहे हैं। हॉर्मुज में मदद से एक तरीके से पूरी दुनिया ने इनकार कर दिया है। युद्धपोत नहीं भेजेंगे, डिफेंसिव रहेंगे। ये अब देखिए कौन कौन क्या क्या कह रहा है। फ्रांस ने कहा है हम युद्धपोत नहीं भेजेंगे। मैंने आपको बताया कि यूके की तरफ से कहा गया हम भेजेंगे, लेकिन 8 सैनिक भेजेंगे, 8-9 सैनिक। अब यहां देखिए हॉर्मुज में मदद से जापान के विषय में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नहीं भेजेंगे युद्धपोत, हम स्वतंत्र फैसला लेंगे, आपके कहने पर हम कोई चलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया जहाज भेजने का तो कोई प्लान ही नहीं है, जहाज भेजने की बात कहां से आ गई? मतलब आप बीच लड़ाई में अचानक जहाज भेजने की बात छेड़ेंगे तो यही कहा जाएगा। जर्मनी ने कहा जहाज भेजने पर विचार नहीं, और जर्मनी का अभी का जो बयान है मैंने आपको बता दिया कुछ देर पहले का, वो भी इसमें जोड़ लीजिए कि ये लड़ाई असल में नेटो की है ही नहीं। साउथ कोरिया ने कहा है समीक्षा करेंगे, टाइम दो, सोचेंगे, लेकिन कोई वादा नहीं कर रहे हैं। ये हाल हो गया है इस समय। ये डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी दिखा रहा है वर्ल्ड ओवर। ये जो दुनिया का अभी अमेरिका को लेकर या ट्रंप की बातों पर जो रिएक्शन है, क्या वो उसको सीधे सीधे ट्रंप की और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी से जोड़कर देखा जाना चाहिए पूर्णिमा नाथ जी? सर, ये पिछले 1 साल में अपने सारे लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स को आपने इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएट किया, रिडिक्यूल किया। आज उनके पास जाके आप भीख मांग रहे हो, लेकिन ऐसे कह रहे हो जैसे कि वो भीख ना ही लगे। अनफॉर्चुनेटली सर, ये कर्मा कहते हैं, इसी को कर्मा कहते हैं। और ईरान की ये जीत इसीलिए है कि उन्होंने हार नहीं मानी। और यही सिचुएशन मैं समझती हूँ, अगर कोई और कंट्री होती तो ये सिचुएशन में हार मान जाते, जैसे वेनेजुएला में हुआ है। वेनेजुएला मॉडल डिडंट वर्क हियर। लेकिन आप देखिए पिछले 100 साल की कोई भी एग्जांपल उठा के देखिए, डेल्सी रॉड्रिगस कोई आसमान से लेके नहीं आए, सब घूस देने वाले हैं लोग। ये ट्रम्प के इनॉग्रेशन फंड में 2017 में $500,000 देके बैठी हुई। दिस इज हर टिकट टू बिकम द प्रेसिडेंट। वो पपेट हो ना हो, फर्क नहीं पड़ रहा। शी नीडेड द पोजीशन, शी वांटेड द पोजीशन। उसके लिए वो अपने सोल को भी सेल करने के लिए तैयार थी। दिस इज व्हाट वी हैव सीन ओवर एंड ओवर अगेन इन हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस, एंड दैट्स
व्हाट डिडंट हैपन इन ईरान। उनको लगता है कि ईरान में अभी भी वो अपॉर्चुनिटी है सर, और ऐसे डेल्सी रॉड्रिगस के जैसा 2-3 ऐसे ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं पूर्णिमा नाथ जी। मिल जाएंगे। पूर्णिमा नाथ जी बता रही हैं कि किस तरीके से मादुरो को वेनेजुएला से हटाने के बाद डेल्सी वहां कुर्सी पर बिठाई गई, लेकिन डेल्सी ने उसकी कीमत पहले ही ट्रंप को चुका दी थी ताकि वो कुर्सी पर बैठी रहें। मतलब वो वैसे ही चाह रहे थे कि किसी पपेट को यहां ईरान में बिठाएंगे, लेकिन वो वाली बात ईरान में हो नहीं रही है। और दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण जो कही कि आज कोई साथ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने सबको गालियां दी हैं, सबको नीचा दिखाया है, सबको यह दिखाया है कि आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुछ नहीं है। ग्रीनलैंड वाला मामला दिखाकर आपने यूरोप को जिस तरीके से इनसिक्योर महसूस कराया, उसके बाद आप कह रहे हैं नेटो को आना चाहिए, हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए। जनरल सिवाच, ये क्या ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि जब मैं पूरी दुनिया से वायर ले लूंगा और मुझे जरूरत पड़ सकती है कभी, आज पड़ गई होर्मुज में जरूरत। हाँ बिल्कुल, देखो दिनेश, सच्चाई है, आज सच्चाई उनके सामने आ रही है कि वो अकेले पड़ गए। आज उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। उसकी 3-4 वजह है। अगर आप देखें स्टेट ऑफ हार्मुज जो है, इसकी लड़ाई कोई कन्वेंशनल लड़ाई नहीं, ये एसिमेट्रिक वारफेयर है और इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है ईरान। और ईरान एक प्रकार से उसका लीवरेज लेके पूरा प्रेशर डाला। आप ये देखें, जिस देश की एयर पावर नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया है, नेवी नहीं है। सर बीच में रोक कर आपसे एक बात, क्योंकि एम्बेसडर साहब भी ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से वो मार खा रहा है उसके पास बहुत ज्यादा असलहा बचा नहीं है। कितने दिन और लड़ रहेगा? होर्मुज को भी कितने दिन बंद रख लेगा? देखो, मुझे लगता है कि जो बात हो रही है, हाँ, कि कितना असला है तो आज कोई भी उसको हम एसेस नहीं कर सकते, मगर काफी है, अभी नहीं हाथ खड़े करेगा। मैं ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं एज अ टेक्नीशियन कि ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, अगर ये बंद रखता है, और इसको खोलने की हिम्मत किसी को नहीं है। अगर आप अमेरिका के पास सबसे बड़ी नेवी है वर्ल्ड की, वो क्यों खोल नहीं सकता? क्यों मदद के गुहार कर रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि आज की तारीख में ईरान ने जो एसिमेट्रिक वारफेयर से अपना ड्रोन्स का इस्तेमाल, मिसाइल का और स्पीड बोट से आज उसने पूरा का पूरा स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक किया हुआ है। सर एक बात मैं जानना चाहता हूं संजय भारद्वाज सर आपसे, क्या इनका जो अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का इस समय उद्देश्य है वो ये है कि यहां पर होर्मुज में बाकी सबको फंसाकर यहां से निकल लें, ये इनका उद्देश्य है? या इनको ये लग रहा है कि लड़ाई को और बड़ा कर दें, व्यापक बना दें और विस्तार दे दें? इनका इस समय स्टेटमेंट का मकसद क्या है? संजय भारद्वाज जी आपके पास आऊंगा। दीपक वोरा सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका इशारा भी देख रहा हूं, लेकिन उससे पहले खबर दिखा दूं। 12 दिन के युद्ध पर IRGC का बड़ा दावा, हमले में इस्तेमाल मिसाइलें पुरानी थी, असली आधुनिक हथियार तो रिजर्व है। अब अगर ये सच्चाई कह रहे हैं, ये साइऑप का हिस्सा नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत दिया जाने वाला भ्रामक स्टेटमेंट अगर नहीं है, तो ये तो अभी ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। तो 16-17 दिन बाद अगर ये कहा जा रहा है कि अभी तो पिक्चर बाकी है, तो आप समझ लीजिए जो लोग कह रहे थे कि ये इंटर से पहले फिल्म खत्म हो जाएगी, अभी तो ये लग रहा है 4-4.5 घंटे से भी ज्यादा बड़ी वाली बनाकर बैठे हुए हैं। अब यहां देखिए जरा, आधुनिक हथियार तो रिजर्व है कहा जा रहा है, अभी तो पुरानी मिसाइलें हमने यहां पर फेंकी हैं, और हमने 12 दिन की लड़ाई के बाद तो बहुत तेजी से हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। ईरान का यह भी कहना है। IRGC प्रवक्ता अली मोहम्मद का दावा है, असली हथियार तो हमने अभी जंग के मैदान में उतारे ही नहीं है। IRGC प्रवक्ता का एक और दावा, 12 दिनों की लड़ाई के बाद हमने और मिसाइलें तैयार की हैं। युद्ध के दौरान भी मिसाइलें बन रही थी। IRGC प्रवक्ता अली मोहम्मद का दावा, उन्होंने कहा 12 दिनों में नहीं, असल में उन्होंने कहा है 12 दिनों की लड़ाई के बाद। 12 दिनों की लड़ाई के दौरान भी और उसके बाद भी हमने बहुत तेजी से मिसाइलें बनाई हैं, उन्होंने ये बात भी कही है। अब जरा ये भी देखिए, खाड़ी के देशों को ईरान की विध्वंसक चेतावनी, कभी भी हो सकती है भयंकर एयर स्ट्राइक, फॉक्स न्यूज ने कहा। दुबई और दोहा के रिहायशी इलाकों को खाली करने की चेतावनी, अमेरिका को जमीन देने की सजा मिलेगी, यह भी कहा जा रहा है। ईरान ने कहा है अमेरिका को अपने बेसेस बनाने के लिए तुमने जमीन दी, तुमको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब जरा ये भी देखिए, ट्रंप की सांसें जो फूली हैं वो क्यों फूली हैं? अमेरिका फर्स्ट वाली जो आक्रामक नीति है उसको ठीक तरीके से लागू करना था, या तो उसकी बात नहीं करना था, उसको ठीक तरीके से लागू करना था। सहयोगी देशों की आलोचना आप करते रहे, सबको बिलिटिल किया। पूर्णिमा नाथ जी ने कहा ऐसा कोई नहीं जिसको वो सगा कहते हो और जिसको बिलिटिल, जिसको छोटा महसूस ना कराया हो। ईरान न्यूक्लियर डील, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो बनाया गया था उससे खुद ही निकल लिए, खुद ही आपने साइन कराया, खुद ही आपने एक समय में निकल लिए, क्योंकि आपको उसका बहाना चाहिए था। आप उसी बहाने आप एक मौका देना चाहते थे कि वो अपना एनरिचमेंट बढ़ाए और उसके बाद आप कहें ये देखो एनरिचमेंट बढ़ा रहा है, अब तो मारेंगे हम इसको। होर्मुज बंद होने से दबाव में आ गया अमेरिका। होर्मुज खोलने के लिए अलायंस बनाने की कवायद चलाई जा रही है। होर्मुज खोलने के लिए खर्ग पर कब्जे का प्लान किया जा रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया से बातचीत की जा रही है। मदद भेजने के संदर्भ में कहा जा रहा है अलायंस बनाओ, एक काम करते हैं, मिलजुल कर ईरान का मुकाबला करते हैं। अरे जब शुरू किया था तो पूछा था क्या कि मिलजुल कर करेंगे? तब तो इजराइल ने कहा और तुम लड़ाई में कूद गए। अब कह रहे हो नहीं चलो अब सबको ही आओ,
आओ चलो होर्मुज को खोलते हैं। ये कोई खेल है कि आप यहां से होर्मुज को खोलते हैं? अब जरा इसको भी देखिए। होर्मुज के लिए खर्ग पर कब्जे का प्लान है। ये सोचा जा रहा है कि खर्ग आइलैंड को कब्जे में कर लेंगे, बस उसके बाद क्या है, होर्मुज हमारा हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? सोचा तो यही जा रहा है। खर्ग पर डेल्टा फोर्सेस उतारने का प्लान, ये सोचा जा रहा है कि जैसे ही खर्ग आइलैंड को कब्जे में लिया जाएगा उसके बाद तो जो ये होर्मुज है ये हमारा हो जाएगा। ये जगह देखिए, असल में सोचा जा रहा है कि इस जगह को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया जाएगा। ये डीप सी पोर्ट है, यहीं से 90% ऑफ द ऑयल उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहीं स्टोरेज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक तरीके से ये जुगुलर वेन है ईरान के लिए। लेकिन क्या यहां से होर्मुज को कंट्रोल कर लिया जाएगा? खर्ग पर डेल्टा फोर्स उतारने का प्लान है। यह भी कहा जा रहा है कि मोटोराइज्ड पैराग्लाइडर्स उतारे जाएंगे यहां पर। खर्ग से ईरानी तेल सप्लाई को चोक कर दिया जाएगा। खर्ग से ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन संभव है, यह भी सोचा जा रहा है। एटमी ठिकानों पर एयरबॉर्न असाल्ट किया जाएगा और ट्रंप को यह भी लगता है कि खर्ग पर कब्जे से होर्मुज में आखिरकार ईरान झुक जाएगा, क्योंकि ये ऐसी नस है जिसको अगर दबा दिया जाएगा तो बाकी कोई अंग प्रत्यंग जो है वो ढीले पड़ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं सवाल यही, एक बार पहले वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण कि होर्मुज में बाकी सबको घसीटने का मतलब क्या? अब तुम लड़ाई लड़ो, मैं चला, या अब मेरी लड़ाई तुम्हारी भी लड़ाई है, मैं अकेले इसका बिल नहीं दूंगा? संजय भारद्वाज जी। देखिए, दो बातें साफ साफ है कि अमेरिका में दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक जो हार्डलाइनर्स हैं वो बेसिकली हार्डलाइनर्स पूरा इन्फ्लुएंस है इजरायली लॉबी से, ठीक है, और वहीं से ही पूरा ये पॉलिसी ड्राइव हो रहा है। जो दूसरे लोग हैं वो नहीं चाहते इस युद्ध में ड्रैग करें। और ये बात मान के चलिए कि एयर कैंपेन में अमेरिका और इजराइल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान डैमेज कर सकता है अमेरिका की जो अपनी हेजोमोनी एक प्रभुत्व है जो मिडिल ईस्ट में, उसको डैमेज कर सकता है, उस पर आंच पटक सकता है। लेकिन बात यहां आ रही है कि जो ये अमेरिका को पहले दिन से पता था कि हॉर्मुज ईरान का एक तुरप का इक्का है, उसको इस्तेमाल करेगा, और ये अब कर रहा है। और उसके लिए तीन सीधा स्ट्रेटेजी, या तो आप नेगोशिएशंस कीजिए, आप सीज फायर। आप कह रहे हैं एयर कैंपेन में कोई बराबरी नहीं कर सकता, नेवी में कोई कर सकता है? इतनी बड़ी नेवी किसी की नहीं है? कर सकता। इतने न्यूक्लियर पावर्ड किसी के पास युद्धपोत हैं? किसी के पास इतनी पनडुब्बियां हैं? नहीं है सर। लेकिन ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। आपकी वो लड़ाई, वही जो आप कह रहे थे सर। मैं एक बात बता दूं, उसके बाद मैं आपके पास लौट रहा हूं सर। ईरान को चीन से मदद का प्रमाण जरा देखिए। चीनी कंपनी ने जारी की सैटेलाइट फोटो। मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के हथियारों की ट्रैकिंग जारी। सैटेलाइट इमेज से पर्दाफाश हुआ, चीनी कंपनी मिजार विजन ने रिमोट सेंसिंग से जुटाया डेटा। यही डेटा मिल रहा है ईरान को, जिसके चलते वो प्रिसिशन स्ट्राइक कर पा रहा है। और ये सिर्फ चाइना से नहीं मिल रहा है, रशिया से भी मिल रहा है। अब जरा यहां पर देखिए, खतरे में अमेरिका के जंगी पोत। अमेरिका के जंगी पोत खतरे में दिखाई दे रहे हैं। यूएसएस जेराल्ड और अब्राहम लिंकन पर खतरा। मिसाइल की रेंज में अमेरिकी युद्धपोत रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। अब ये जरा कहां पर कहा जा रहा है वो भी, और मैं आपसे सेवाज सर जरा आप इधर आ जाइए, समझने में हमारी मदद कीजिएगा। ये मैं दिखाना चाह रहा हूं महाविध्वंस का काउंटडाउन जब हम कह रहे हैं। यहां पर देखिए, भूमध्य सागर और स्वेज कैनाल, ये दोनों जगहों पर ये अब इसको बड़े ध्यान से देखिए आप। ये है ये हॉर्मुज स्ट्रेट, और यहां चले आइए, यहां पर अगर आप आएंगे, ये इजराइल के करीब, ये देखिए आप, ये है लाल सागर, और लाल सागर के पास ये है वो सकरा रास्ता जिसको चोक किया जा सकता है। यमन के हूती इसको चोक कर सकते हैं। अब यहां पर ये कहा जा रहा है जेराल्ड आर्टफोर्ड यहां तैनात है सर, और यहां पर ये अब पीछे आते आते ये अब्राहम लिंकन यहां आ गया है। क्या ईरान की मिसाइलों के टारगेट पर ये आ जाएंगे सर? बहुत क्विकली सर। बिल्कुल बिल्कुल आ जाए। देखो, एक बात है, जहां पर हौती रेबल हैं लाल सागर में, ये अभी बार नहीं करे, पहले भी इन्होंने ब्लॉक किया था। और अगर इसको ब्लॉक करते हैं तो पूरे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर काट। आप अपनी बात पूरी करें, बस एक चीज दिखा दूं दर्शकों को, जरा ये देखिए। 20% व्यापार, 20% एनर्जी बिजनेस यहां से है। ये दिखाइए जरा, क्लोज कीजिए इस जगह पर, ये 20% है। और यहां देख लीजिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं लाल सागर के पास, ये 30% है। तो अगर आप इसको मिला देते हैं तो 50% ये यहां से शिप्स जो एनर्जी लेकर निकलते हैं, तो पूरी दुनिया का 50% एनर्जी चोक हो जाएगी। आगे बात देखो, इसमें दो बातें हैं जो आपने बताई। ये 30% तो है, मगर इसके लिए ऑल्टरनेट रूट अवेलेबल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 15 दिन ज्यादा लगेंगे। तो सर उतना वो अफ्रीका घूम के, हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं उसमें है, इसमें नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉक कर दिया है 20%, तो वो नहीं जाएगा, कोई रास्ता नहीं है उधर। एक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल सर, वो केप ऑफ होप, वो इतना दूर से घूम के तो बहुत खर्च आएगा सर। मगर वो अभी तक शिप जा रहे थे। ये लड़ाई जो चल रही थी पहले, हौती और हिजबुल्ला जो कर रहे थे यमन से, तो अभी भी जो शिप थी ज्यादा, ठीक है, उधर जान तो बच जाएगी, इधर तो सीधे सीधे फंस जाएंगे। दूसरी बात जो बात हो रही है कि अगर खर्ग आइलैंड को ले लेता है अमेरिका, तो फिर क्या ये
रिजॉल्व हो जाएगा। इसकी दो बातें हैं, एक तो खरक आइलैंड के लिए एम्फीबियस ऑपरेशन नहीं हो सकते क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, उसके लिए एयर असोल्ट डिवीजन का इस्तेमाल करेगा ये अमेरिका। इतनी सारी पेचीदगियां हैं, एक दो नहीं सर। और आप जाहिर है बहुत कुछ बताना चाहते हैं, मेरे को समय इजाजत नहीं दे रहा है, बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। सत्ता आगे इंतजार कर रहा है, माफ कीजिए, यहां पर समय समाप्त होता है। लेकिन दो चीजें रह गई हैं। ये जो एयर असॉल्ट की बात की जा रही है, ये कैसे किया जाएगा? और अभी भी कहा जा रहा है कि हॉर्नेट के जरिए जाकर वहां पर चाबहार में बॉम्ब ड्रॉप किए गए हैं। क्या इस तरीके से कोई रास्ता खोल सकता है अमेरिका? दुनिया तो पल्ला झाड़ रही है, क्लियर देख लीजिए आप।